हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत है वो बच्चे के नैतिक विकास पर दिया। बच्चे की जो मोरलिटी है, जो बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, उस पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत है ये ओरिजिनल सिद्धांत नहीं था, इन्होंने जीन पियाजेट के काम को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले जो मोरलिटी पर काम किया था वो किसने किया था? जीन पियाजेट ने किया था। जीन पियाजेट ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। उनके अधूरे काम को किसने आगे बढ़ाया? कोहलबर्ग ने बढ़ाया। कोहलबर्ग ने उन जो पियाजेट ने काम अधूरा छोड़ा उसको आगे बढ़ाया और बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है उस पर अपनी एक थ्योरी दी, अपना एक सिद्धांत दिया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मोरलिटी है वो क्या होती है। मोरलिटी या जो नैतिकता है वो क्या होती है? मोरलिटी है वो किस शब्द से आया है? मोरलिटी एक लैटिन भाषा का शब्द है, मोरोज, उससे आया है। मोरोज का मतलब होता है, मैनर्स का मतलब जो शिष्टाचार, जो रीतियां जो समाज ने बनाई हैं उन सब का पालन करना ही क्या होता है? मोरलिटी होता है। एक दूसरे एस्पेक्ट में हम देखते हैं राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर पाना, कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, उसमें डिफरेंस कर पाना भी मोरलिटी होती है। जब हम किसी भी एक दुविधा में फंसते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। जो हम सही और गलत डिसाइड करने की जो हमारी क्षमता है वही नैतिकता होती है। कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चे की जो नैतिकता है वो उम्र के साथ साथ चेंज होती रहती है। मतलब ये किस पे डिपेंड करती है? मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। बच्चे का जो मैच्योरेशन है, बच्चों जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, मतलब बच्चों की जो आयु है, बच्चे की जो एज है, उस पर बच्चे की मोरलिटी है वो डिपेंड करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सही और गलत डिसाइड करने के पीछे का रीज़न अलग होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मोरलिटी के पीछे की जो मोरल रीजनिंग होती है वो चेंज होती रहती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरलिटी पर या फिर मोरल डेवलपमेंट पर सबसे पहले काम करने वाले इंसान कौन थे? वो जीन पियाजेट थे। जीन पियाजेट ने सबसे पहले मोरलिटी पर, मोरल डेवलपमेंट पर काम किया था। जीन पियाजेट ने अपनी दो स्टेजेस दी थी, एक ऑटोनॉमी और एक हेटेरोनॉमी, लेकिन जीन पियाजेट की थ्योरी है वो अधूरी रही। उसके काम को किसने बढ़ाया आगे? कोहलबर्ग ने बढ़ाया। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। जिस तरह से जीन पियाजेट ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो 4 स्टेजेस में दी, उसी तरह से कोहलबर्ग ने भी अपनी जो थ्योरी है वो किस में दी है? स्टेजेस में दी है। इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक होता है, लेकिन वो स्टेजेस में होता है। मतलब ये भी जीन पियाजेट के ही भाई हैं, क्योंकि जीन पियाजेट भी क्या कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है, एक सीक्वेंस में होगा, लेकिन वो स्टेजेस में होगा। अब एक टर्म आती है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। मोरल रीजनिंग क्या होती है? जब भी हम किसी भी दुविधा में फंसते हैं, जब हमारे पास कोई भी एक सिचुएशन होती है तो हम अपनी रीजनिंग लगाते हैं, हम अपनी तर्क शक्ति लगाते हैं कि इसमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा। यही मोरल रीजनिंग होती है। किसी भी सिचुएशन में सही और गलत को डिसाइड करना कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, उसके पीछे जो हम रीजनिंग लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। नैतिक तर्कना, देखिए ये जो नैतिक तर्कना है ये उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पीरियड में होता है तो उसके सही और गलत डिसाइड करने के पीछे ओबीडेंस और पनिशमेंट होता है कि अगर वो किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए वो उस रूल को फॉलो करता है। जो बच्चे की नैतिक तर्कना है वो पनिशमेंट पर बेस्ड है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस के टाइम पीरियड तक जाता है, जब बच्चा ये सोचता है कि जो समाज ने जो रूल निर्धारित कर दिए, जो भी समाज ने नियम कानून कायदे बना दिए गए वो किसी भी कंडीशन में फॉलो करना चाहिए। रूल्स हैं वो रूल्स होते हैं, रूल ही भगवान होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन फिर बच्चा जब अडल्ट बन जाता है तब वो सोचता है कि रूल्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। किसी भी मनुष्य की भलाई के लिए हम जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन संभव होता है। तो इस तरह से जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कना है, वो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसीलिए इसको हम कोग्निटिव मैच्योरिटी पर भी बेस्ड मानते हैं
कि बच्चे का जैसे जैसे कोग्निशन है वो डेवलप होगा, जैसे जैसे बच्चे की रीजनिंग पावर है वो डेवलप होगी, उसी तरह से बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी विकसित होगा। देखिए वैसे तो जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, चाहे हम फिजिकल लें, मोरल लें, सोशल लें, इमोशनल लें, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोहलबर्ग ने भी कहा कि जैसे जैसे बच्चे का संज्ञान विकसित होगा, जैसे जैसे बच्चे की कॉग्निशन, बच्चे की रीजनिंग डेवलप होगी, वैसे वैसे ही बच्चा सही और गलत में डिसाइड करने की जो उसकी क्षमता है वो भी चेंज होती रहती है। एक शब्द आता है मोरल डिलेमा, जिसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या होती है? जब बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जब वो असमंजस में होता है, यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या सही है और क्या गलत है, उस स्टेज को हम नैतिक दुविधा की स्टेज बोलते हैं, मोरल डिलेमा की स्टेज मानते हैं। मोरल डिलेमा क्या होती है? जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें से हमें दो में से एक को ही डिसाइड करना पड़ता है। मान लीजिए एक ही डेट को हमारे दो एग्जाम आ जाते हैं, अब हमारे पास मोरल डिलेमा क्या है कि हम इन दोनों में से कौन सा एग्जाम देने जाएंगे। जो हमारी ये असमंजस की स्थिति, हम सोच रहे हैं कि कौन से एग्ज़ाम की हमारी तैयारी अच्छी है, कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए अच्छा रहेगा, अगर मान लो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो भी जाता है तो उसके मुझे कितने फ़ायदे मिलेंगे, जो जॉब है वो मुझे घर के पास मिलेगी, नहीं मिलेगी, दूर मिलेगी। हम हर एक एस्पेक्ट को सोचते हैं। जब ये असमंजस की स्थिति हमारे पास बनी हुई है तब हम कौन सी स्टेज में हैं? हम मोरल डिलेमा की स्टेज में हैं, नैतिक दुविधा की स्टेज में हैं। लेकिन जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने सीटेट वाला एग्ज़ाम देना है, किसी दूसरे टेट का एग्ज़ाम हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सीटेट हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसलिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ जाना है, सीटेट का एग्ज़ाम देने जाना है। वही क्या हुआ, हमारी मोरल रीजनिंग हुई। मोरल रीजनिंग हमने क्या लगाई कि सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो वो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। ये हमने एक तर्क दिया अपनी मोरलिटी डिसाइड करने के लिए, सही और गलत डिसाइड करने के लिए। ये जो हमने तर्क दिया ये नैतिक तर्कणा कहते हैं, इसको हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। मोरल रीजनिंग है हर एक चाइल्ड की अलग हो सकती है, एक ही उम्र के दो बच्चों की भी अलग हो सकती है। उम्र के साथ साथ बच्चे की जो मोरल रीजनिंग है वो भी चेंज होती है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो मोरल रीजनिंग है वो अलग होने के पीछे जो कारण है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग होता है, हर एक मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे से अलग होता है। तो हर एक मनुष्य की जो नैतिक तर्कणा है वो अलग होती है। नैतिक तर्कणा है वो विकसित कहाँ से होती है? नैतिक तर्कणा विकसित होती है समाज से, सोसाइटी से, कल्चर से, परिवार से। बच्चा जिस परिवार से आता है, बच्चा जिस समाज से आता है, जिस कल्चर से आता है, उसी तरह की बच्चे में मोरलिटी होती है। मोरलिटी है उस पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो बच्चे के वातावरण का होता है। मोरलिटी का हेरिडिटी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मोरलिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? वातावरण डालता है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे का सोसाइटी के साथ कितना इंटरेक्शन हो रहा है, वही बच्चे की मोरल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। हेरिडिटी का यहाँ ना के बराबर रोल होता है, हेरिडिटी का कुछ खास रोल नहीं होता है। अब आता है स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। बच्चे की जो मोरल डेवलपमेंट है उसके लिए कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज, फिर उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 3 स्टेजेस दी हैं इन्होंने। कितनी स्टेजेस दी हैं? 3 स्टेजेस और उसमें 6 लेवल, 3 स्टेजेस दी हैं। हर एक स्टेज में 2 लेवल होते हैं, तो कितने लेवल हो गए? 6 लेवल हो गए। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेस दी हैं और कितने लेवल दिए हैं। उन्होंने 3 स्टेजेस में बात की है और 6 लेवल बात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो इन 6 लेवल में और 3 स्टेजेस में हो जाता है। कोहलबर्ग ने अपनी स्टडी के दौरान कुछ चिल्ड्रंस लिए, कुछ बच्चे लिए, उन पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बच्चों के सामने एक हाइंस डिलेमा रखी। हाइंस डिलेमा क्या है? यहाँ पर एक हाइंस नाम का व्यक्ति था जिसकी बीबी बहुत बीमार थी। हाइंस की बीबी को डेडली डिजीज थी। उसकी दवा सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास थी। तो उसे डॉक्टर ने कहा कि आप जाओ और उससे आप दवा लेके आ जाओ। जब हाइंस उस डॉक्टर के पास पहुंचा,
उसने कहा कि आप मुझे दवा दे दीजिए। तो उस डॉक्टर ने उस दवा के बहुत ज़्यादा दाम मांगे, लेकिन हाइंज के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पूरे पैसे दे सके। हाइंज ने उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, हर तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उस डॉक्टर ने हर बार मना कर दिया कि मैं ये दवा इससे कम दाम में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दवा का आविष्कार मैंने किया है, इस दवा की खोज मैंने की है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं इसे इससे कम दाम में तुम्हें नहीं दूंगा। अब यहाँ पर हाइंज के पास क्या डिलेमा थी? यहाँ पर हाइंज के पास डिलेमा थी। यहाँ पर हाइंज दो रास्तों पर चला गया है। पहला रास्ता तो क्या है कि उसकी बीवी मर जाए, उसकी बीवी को दवा ना मिले और उसकी बीवी मर जाए। और दूसरा रास्ता है हाइंज के पास कि वो उस दवा को चुरा ले और चुरा कर खुद जेल चला जाए। तो ये जो नैतिक दुविधा हाइंज के सामने आई, इसको कहा गया हाइंज डिलेमा। कि हाइंज अब दुविधा में फंस गया है कि वो बीवी को मरने दे या फिर दवा का चोरी करके खुद जेल चला जाए। हाइंज के पास ये डिलेमा थी। फिर हाइंज ने क्या किया? हाइंज ने उस दवा को चुरा लिया, उसने जो सेकंड ऑप्शन था वो चुना और जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाया और अपनी पत्नी को बचा लिया। ये सब सिचुएशन बच्चों के सामने रखी गई और फिर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों से पूछा गया क्या हाइंज ने ये ठीक किया? ठीक किया तो क्यों किया? अब कुछ बच्चों का मानना था कि हाइंज ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे सोशल रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, क्योंकि उस डॉक्टर ने उस दवा का आविष्कार किया था, उस दवा पर उस डॉक्टर का पूरा अधिकार है। वो कितने पैसे में बेचना चाहता है, उसको चोरी करना बुरी बात है, उसे चोरी करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। कुछ बच्चों ने ये रीजनिंग दी। कुछ बच्चों ने कहा नहीं, उसने चोरी करके ठीक किया, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती, उसकी बीवी की मौत हो जाती, इसलिए उसने ठीक किया चोरी करके। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि उसे चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे लोग हैं वो बैड बॉय बोलेंगे। ये अलग अलग बच्चों ने नैतिक रीजनिंग दी, मोरल रीजनिंग अलग अलग लगाई। उन्होंने देखा कि जो बच्चे सेम ग्रुप एज के हैं, लगभग उनकी जो मोरल रीजनिंग है वो एक ही तरह की है। उनसे बड़े बच्चों की मोरल रीजनिंग अलग तरह की है, उनसे छोटे बच्चों की मोरल रीजनिंग अलग तरह की है। इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हाइंज ने अपनी 6 लेवल एंड 3 स्टेजेस दिए थे, जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस में प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल दिया और हर एक स्टेज के 2-2 लेवल दिए, जो हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली स्टेज थी वो थी प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज के 2 लेवल थे। फर्स्ट लेवल था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। और इसका जो पहला लेवल है वो है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब आज्ञा या फिर सजा। इसमें जो बच्चे की मोरलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए होती है, सजा से बचने के लिए बच्चा सही और गलत डिसाइड करता है। मान लीजिए 2 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि चलो आज क्लास नहीं लेते हैं, क्लास बंक करते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मैं क्लास बंक नहीं करूँगा, अगर मैंने क्लास बंक की तो नेक्स्ट डे मुझे टीचर से पिटाई होगी या मुझे पेरेंट्स से पिटाई होगी। वो उस पिटाई से बचने के लिए क्लास में टिका हुआ है। तो उसकी जो ये मोरल रीजनिंग है इस पर डिपेंडेंट हुई, सजा पर डिपेंडेंट हुई कि वो सजा नहीं पाना चाहता, वो सजा से बचना चाहता है, इसलिए वो क्लास बंक नहीं कर रहा है। बच्चा चोरी नहीं करता है, बच्चा चोरी करने से बचता है, बच्चा झूठ बोलने से बचता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने चोरी की, अगर उसने झूठ बोली तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। इस लेवल पे जब बच्चा होता है तो उसकी जो मोरल रीजनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड होती है? सजा के से बचने के लिए होती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मोरलिटी है वो सजा से बचने के लिए होती है। यहाँ पर जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल कंट्रोल होती है, बाहरी रूप से बाहरी लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती है। बाहरी लोगों का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चे को सही और गलत का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब बच्चा डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में होता है तब बच्चा ना तो मोरल होता है ना ही इमोरल होता है। जन्म से बच्चा ना तो मोरल है ना ही इमोरल है। जैसे जैसे वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है बच्चे की मोरलिटी है वो डेवलप होती है। सबसे पहले जो बच्चे की मोरलिटी का डेवलपमेंट आता है
सिर्फ और सिर्फ सजा से बचने के लिए होता है, कि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए इसलिए वो कोई काम नहीं कर रहा है। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल गाइडेड होती है, बाहरी रूप से नियंत्रित की जाती है, तो वो कौन सी स्टेज में होती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होती है, प्री कन्वेंशनल गैर परंपरागत स्टेज में होती है। ये फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल है अभिरुचि। अभिरुचि और इनाम अभिविन्यास और इनाम। इस स्टेज पर बच्चा इनाम की बात करता है। इस उम्र पर बच्चा अपना फ़ायदा देखता है कि मैं कोई काम तब करूँगा जब इसमें मेरा फ़ायदा होगा। अगर मम्मा ने ये कहा कि आप दुकान पर जाकर 50 रुपए की चीज़ ले आएँ, तो बच्चा कहेगा 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दो, मुझे भी अपनी चॉकलेट लेके आनी है। मैं कोई काम तब करूँगा जब आप मेरा यह काम करोगे। मैं आपको पानी का गिलास तब दूंगा जब आप मुझे पानी का गिलास दोगे। इस लेवल को टिट फॉर टैट की स्टेज भी बोला जाता है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस एक्सचेंज। यहाँ पर बच्चा अपनी फायदे की बात करता है कि मैं कोई काम तब करूँगा जब इसमें मेरा फायदा होगा, मैं आपका काम तभी करूँगा जब आप मेरा काम करोगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप मेरा काम करोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं भी आपका काम नहीं करूँगा। यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, यहाँ पर बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर बच्चा नहीं समझता है, नहीं जानने की कोशिश करता है। इस लेवल में बच्चे हैं वो रूल्स का भी फॉलो सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड पाने के लिए करते हैं कि उन्हें क्या इनाम मिलने वाला है। इनाम पर बेस्ड होती है कि उसे क्या फायदा होने वाला है, रिवार्ड मिलेगा तो वो रूल्स को फॉलो करेगा। इस लेवल में बच्चा सोचता है कि कोई भी व्यवहार है या फिर कोई भी बिहेवियर है जो उसका फायदा कर रहा है तब तो वो मोरल है, बिहेवियर उसका फायदा नहीं कर रहा है तो वो इमोरल है। यहाँ पर बच्चे की मोरलिटी किस पर बेस्ड हुई? रिवार्ड ओरिएंटेशन हुई। बच्चा अपना फायदा देखेगा, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, मेरा क्या फायदा है उसको देखता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज की 2 लेवल हैं। पहला, फर्स्ट लेवल पर बच्चे की जो मोरलिटी है वो पनिशमेंट से बचने के लिए होती है कि वो कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा नहीं चाहिए। दूसरे लेवल में बच्चा रिवॉर्ड्स के लिए काम करता है, इनाम पाने के लिए काम करता है कि उसका क्या फ़ायदा है। हर एक चीज़ में वो अपना फ़ायदा देखेगा। जिसमें अपना फ़ायदा है वो चीज़ मोरल है, जिसमें अपना फ़ायदा नहीं है वो चीज़ मोरल नहीं है। ये 2 लेवल थे। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में भी इसी तरह से 2 लेवल होंगे। जो थर्ड लेवल होगा या फिर जो सेकंड स्टेज है उसका फर्स्ट लेवल क्या होगा? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। सेकंड स्टेज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल स्टेज का जो फर्स्ट लेवल है वो है गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस लेवल में बच्चा सोशल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है। सोशल स्टैंडर्ड, कुछ सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि इस तरह का काम अगर बच्चा करेगा, अगर इस तरह का बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है तो वो गुड बॉय है या फिर वो नाइस गर्ल है। यहाँ पर बच्चा सोशल कन्फर्मिटी की बात करता है कि समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, उसके आसपास के लोग उसे अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की कहें। यहाँ पर बच्चा सोशल कन्फर्मिटी चाहता है। यहाँ पर बच्चा, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं, बच्चा आता है, बच्चे को आप बोलते हैं कि आप सबको नमस्कार करिए, बच्चा नमस्कार नहीं करेगा। और फिर आप अगर बच्चे को ये बोलोगे कि आप सबको नमस्ते कीजिए, सब आपको गुड गर्ल कहेंगे या फिर आपको गुड बॉय कहेंगे, तो बच्चा फटाफट नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि वो सोशल कन्फर्मिटी चाहता है, सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना सीख रहा है कि मैं कौन सा काम करूंगा जिससे मुझे शाबाशी मिलेगी। यहाँ पर बच्चे को शाबाशी चाहिए कि उसे नाइस गर्ल या फिर गुड बॉय बोला जाएगा। इस उम्र में बच्चों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वही चीजें सही हैं जो अडल्ट्स ठीक मानते हैं, जो अडल्ट्स ने बताया, जो उसके बड़े हैं, जो उसके सिबलिंग्स हैं, जो उसे बता रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर आप करोगे तो आपको गुड गर्ल कहा जाएगा, इस तरह का बिहेवियर कहोगे तो आपको बैड गर्ल कहा जाएगा। इस उम्र में बच्चों से आप गुड बॉय और गुड गर्ल कह के ही सारे काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जो मोरलिटी है वो नाइस गर्ल और बॉय ओरिएंटेशन की होती है। लेवल 4 आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं वही भगवान है, सोसाइटी के रूल्स ही फॉलो करने ही करने हैं। सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए गए उनको फॉलो करना ही करना है। यहाँ पर इस उम्र में बच्चा ये सोचता है कि जो रूल्स हैं वो
कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जो रूल्स एक बार सेट कर दिए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उनको फॉलो नहीं किया गया तो वो टास्क उनके लिए इमोरल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोशल रूल्स की बात करता है। अगर ये बोल दिया गया बच्चे को कि झूठ बोलना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, तो फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना जा रही हो, यहाँ पर उसे ना तो झूठ बोलनी है और ना ही उसे चोरी करनी है। इस लेवल पे जब बच्चा होगा तो वो हाइंस के लिए मोरल रीजनिंग ये देगा कि उसे जो दवा है उसको चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सोशल रूल कहता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने चोरी की तो हमें पनिशमेंट हो सकती है, इसलिए हमें चोरी नहीं करनी थी, चाहे किसी की जान जाए। तो जो कन्वेंशनल स्टेज है इसमें दो लेवल हुए। फर्स्ट था गुड बॉय और नाइस गर्ल। यहाँ पर बच्चा सोशल कन्फर्मिटी चाहता है, उसे लोग अच्छा कहें, वो अच्छा दिखे। और जो नेक्स्ट लेवल है वो है सोशल ओरिएंटेशन की। आपको सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना है। जो भी समाज सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं उनको किसी भी हाल में फॉलो करना ही है, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी रहे हो। अब जो थर्ड स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में भी दो लेवल होंगे। थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जो फिफ्थ लेवल है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। जो फिफ्थ लेवल है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स का। इसमें बच्चे को ये पता है कि सोसाइटी ने रूल्स तो बनाए हैं। जैसे लास्ट स्टेज में बच्चा क्या कर रहा था कि रूल्स को फॉलो करना है। बच्चा ये समझने लगता है कि रूल्स फॉलो करना जरूरी तो है, लेकिन रूल्स हैं वो इंसानों के लिए बना है, इंसान रूल्स के लिए नहीं बने हैं। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें रूल्स को चेंज कर लेना चाहिए। लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से मिलकर लोग नहीं बनते हैं। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है, जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि सोशल रूल्स हैं वो चेंज हो जाने चाहिए, तो वहाँ पर चेंज हो जाने चाहिए। हाइंस ने दवा चोरी की क्योंकि उसे अपनी बीवी की जान बचानी थी, तो इस लेवल पर आकर बच्चा सोचेगा कि उसने चोरी करके ठीक किया, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो अपनी मनमानी कर रहा था। उसे इतनी हाई प्राइस नहीं रखने चाहिए थे कि किसी की जान ही चली जाए। यहाँ पर हाइंस ने ठीक किया। यहाँ पर जो सोशल रूल्स हैं उनको चेंज होना जरूरी है। सोशल रूल्स कहते हैं कि हमें ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जब रेड सिग्नल होता है तो हमें गाड़ी रोक लेनी चाहिए, ग्रीन सिग्नल का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, तो वो रेड सिग्नल को भी पार कर सकती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती हैं वो इमरजेंसी में होती हैं। इमरजेंसी के लिए हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि जो रूल्स हैं वो सोसाइटी के लिए बने हैं, वो लोगों के लिए बने हैं, लोग रूल्स के लिए नहीं बने हैं। और जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जो स्टेज है यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जहाँ पर लोग दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इस लेवल पर आकर जो बच्चा है वो सोसाइटी के भी खिलाफ जा सकता है। अगर उसे लग रहा है कि सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं वो गलत हैं, उनको चेंज होना जरूरी है, वो बिल्कुल उनके अपोजिट में हो जाते हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर ले, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो कहाँ पर पहुंच गए थे? यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स पर पहुंच गए थे। स्टेज पर जाकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेजों का अपोज करना शुरू कर दिया कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने अपने आप को इंटरलाइज कर लिया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो जिंदगी है वो पूरी दूसरों की भलाई में व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। वो दूसरों की खुशी में ही खुश ढूंढते हैं। मदर टेरेसा की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, ये लोग कहाँ पहुंच गए थे? यूनिवर्सल प्रिंसिपल मोरलिटी पर पहुंच गए थे। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में लगभग 10 से 15% लोग ही इस स्टेज तक जा पाते हैं। जो बच्चे हैं या फिर हम ये कहें मोस्टली जो अडल्ट्स हैं वो भी कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल स्टेज तक ही उनकी मोरलिटी रह जाती है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर सिर्फ 10 से 15% लोग ही पहुंच पाते हैं। बहुत रेयर मिलता है ये 6 स्टेजेस रही कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की।
कोहलबर्ग ने अपनी जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो 6 लेवल में दी थी, 3 स्टेजेस में दी थी। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म किया था वो गिलिगन ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म किसने किया था? गिलिगन ने किया था। गिलिगन ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये थ्योरी है ये जेंडर बायस है, क्योंकि कोहलबर्ग ने जितने भी सैंपल लिए थे वो अमेरिकन बॉयज़ थे। पहली बात तो वो बॉयज़ थे, गर्ल्स नहीं थी। गिलिगन ने कहा कि जो गर्ल्स की जो मोरल रीजनिंग है वो बॉयज़ से डिफरेंट होती है, इसीलिए ये थ्योरी है ये सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये सोशल बायस्ड भी है, क्योंकि इसमें जितने भी सैंपल हैं वो अमेरिका के चाइल्ड्स थे। हर एक कल्चर का जो मोरल डेवलपमेंट है, हर एक कल्चर की जो मोरलिटी है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलना पड़ा था। लेकिन जब हम बच्चे की मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, बच्चा किस लेवल में है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम बच्चे के मोरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे के मोरल डेवलपमेंट में हम बच्चे की मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।